हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनकी उपलब्धियों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के महान शासकों की श्रेणी में रखा जाता है। वह प्रथम भारतीय शासक था जिसने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को एक छत्र राज्य के अधीन किया। वह विदेशियों को परास्त करने वाला पहला ऐतिहासिक शासक था जिसकी सीमा ईरान को छूती थी। साथ ही उसने इस विशाल साम्राज्य के कुशल प्रशासन हेतु उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। तब हम उपलब्धियों को हम अलग अलग व्यवस्था के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले हम उसकी राजनीतिक उपलब्धियों को देखेंगे। चंद्रगुप्त ने अपनी राजनीतिक जीवन का प्रारंभ चाणक्य के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया। उसका प्रमुख उद्देश्य नंद शासन की समाप्ति थी और इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल होने लगी थी। 323-300 ईसा पूर्व के में सिकंदर की मृत्यु के साथ ही उसका साम्राज्य बिखर रहा था। चंद्रगुप्त ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पहाड़ी लोगों की मजबूत फौज तैयार की। उसने इन जनजातीय सेनाओं की सहायता से पंजाब को यूनानी शासन से मुक्त करवाकर अपनी सामरिक शक्ति मजबूत की। इसके बाद उसने मगध से नंद वंश का नाश कर मौर्य वंश की नींव रखी। इसके बाद चंद्रगुप्त भारत के एकीकरण का प्रयास कर रहा था। तभी 305-303 ईसा पूर्व में यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध पर समकालीन स्रोतों में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है। एप्पियानस, ये एक प्रसिद्ध विद्वान है, एप्पियानस के अनुसार दोनों में संधि हो गई एवं चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दे दिए, जबकि सेल्यूकस ने उसे हिरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल के क्षेत्र दिए। संधि के स्वरूप से साफ प्रतीत होता है कि सेल्यूकस युद्ध में परास्त हुआ एवं उसे संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। यह भारतीय इतिहास के लिए एक रोचक अध्याय है, क्योंकि इसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ही विदेशी आक्रांत भारत की ओर कदम बढ़ा सके। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भारत भेजा एवं चंद्रगुप्त से वैवाहिक संबंध कायम किए, अर्थात उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के आधार पर यह माना जाता है कि सौराष्ट्र एवं पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त का शासन था, क्योंकि वहाँ उसने एक सुदर्शन झील बनवाया था एवं वहाँ का क्षेत्राधिकारी पुष्यगुप्त को नियुक्त किया था। तमिल स्रोतों में चंद्रगुप्त का साम्राज्य दक्षिण तक बताया गया है। फिर चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रावण बेलगोला में बिताया, जिससे मैसूर तक उसकी प्रभुसत्ता सिद्ध होती है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य
भारत का पहला ऐतिहासिक शासक था जिसने दक्षिण से अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य को फैलाया। बिंदुसार के विजय अभियान अस्पष्ट हैं, जबकि अशोक ने सिर्फ कलिंग विजय की। इससे तो यही लगता है कि विशाल मौर्य साम्राज्य का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य ही था। अब हम इसकी प्रशासनिक उपलब्धियों को देखेंगे। प्रशासनिक उपलब्धियों में चंद्रगुप्त ने के प्रशासन की जानकारी हमें अर्थशास्त्र एवं इंडिका से प्राप्त होती है। यह प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, जिसमें राजा का स्थान सर्वोपरि था। यद्यपि राजत्व के दैवीय सिद्धांत की स्थापना अभी नहीं हुई थी, किंतु शासक ही समस्त सत्ता का स्रोत था। राजा की सहायता हेतु मंत्री परिषद का गठन किया गया था एवं एक सशक्त केंद्रीय नौकरशाही की स्थापना की गई, जिसे तीर्थ कहा जाता था। इससे छोटा अधिकारी अध्यक्ष कहलाते थे। चंद्रगुप्त के पास एक सशक्त सैन्य बल भी था। यूनानी स्रोतों से पता चलता है कि उसके पास 6 लाख पैदल सैनिक, 3000 घोड़ा, 9000 हाथी एवं 8000 रथ थे। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने नौसेना एवं सैन्य रसद विभाग का भी गठन किया। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिकों की देखरेख 5-5 सदस्यों वाली समितियों के जिम्मे था। उसने सुव्यवस्थित गुप्तचर व्यवस्था भी कायम की थी तथा संस्था एवं संचार नामक गुप्तचर विभाग थे। गुण पुरुष गुप्तचर का कार्य करते थे। न्याय का संपादन, कंटक शोधन एवं धर्मस्थनीय न्यायालय करते थे। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था, जिसे आहार कहते थे। इसका प्रधान प्रदेष्टि कहलाता था। प्रशासन की सबसे निचली इकाई ग्राम थी। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन की विस्तृत व्याख्या की है। इसके अनुसार नगर प्रशासन 5-5 सदस्यों वाली समितियों के जिम्मे था। नगर का प्रधान नागरिक था। चंद्रगुप्त ने एक सुदृढ़ राजस्व प्रणाली की भी स्थापना की। भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य साधन थी तथा 1/6 से 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया गया था। बलि भूमि कर था। फल के बागीचों पर कर नामक राजस्व लगता था, जबकि परण्य आपातकालीन कर था। चंद्रगुप्त ने सिंचाई की सुविधा पर भी ध्यान दिया एवं इसके लिए अतिरिक्त कर लिए। इसने अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार का प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया। इसने प्रशासन को जन कल्याणकारी रूप प्रदान किया। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष में हम पाते हैं, इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययनों से हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपलब्धियां प्राचीन इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसने न केवल एक अखंड एवं एकीकृत भारत की कल्पना को साकार किया,
बल्कि इस विशाल साम्राज्य के सफल संचालन हेतु कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम की। उसने प्रजा के कल्याण हेतु कई जनकल्याणकारी कार्य भी किए एवं उन्हें विशेष महत्व दिया। चंद्रगुप्त ने ही अशोक के महानता की पृष्ठभूमि का निर्माण भी किया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।